अभिवादन। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसका इस्तेमाल शायद हम सब रोज करते हैं। गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। सोचिए, हमारी सारी जरूरी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो कहीं दूर सर्वर पर सेफ हैं और हम उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी फोन या कंप्यूटर से देख सकते हैं। कमाल है ना? हमारे पास जो सामग्री आज, वो ऐसी ही एक सेवा को बनाने के तकनीकी डिजाइन पर है। देखकर ऐसा लगता है ऐसे किसी ने सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की तैयारी के नोट्स बनाए हों, या फिर ये किसी कंपनी का अंदरूनी टेक डॉक्यूमेंट हो। तो आज हमारा मिशन क्या है? इस जटिल इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाना। ये समझना कि करोड़ों लोगों के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली इतनी भरोसेमंद और तेज सर्विस आखिर बनती कैसे है, पर्दे के पीछे क्या चुनौतियां आती हैं और इंजीनियर उनके क्या स्मार्ट समाधान निकालते हैं। तो चलिए इस तकनीकी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले, किसी भी बड़ी चीज को बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमें बनाना क्या है। मतलब इस सिस्टम की जरूरतें क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है। बिल्कुल, किसी भी डिजाइन का पहला कदम यही होता है, क्या बनाना है और क्यों। यहाँ मुख्य जरूरतें हैं। उपयोगकर्ता फाइल अपलोड और डाउनलोड कर सके। अगर वो एक डिवाइस पर फाइल बदलें तो वो अपने आप सिंक होकर दूसरे डिवाइस पर भी अपडेट हो जाए। फाइलों के पुराने वर्जन्स यानी रिवीजन हिस्ट्री देख पाएं, फाइलें दूसरों के साथ शेयर कर सकें, और हाँ, जब भी कोई फाइल बदले या शेयर हो तो उन्हें सूचना मिले, नोटिफिकेशन मिले। और ये तो हुई वो चीजें जो यूजर को सीधे दिखती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसी भी जरूरतें हैं जो दिखती नहीं पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। डेटा का खोना तो भाई किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। सिंकिंग तेज होनी चाहिए, एकदम फटाफट। इंटरनेट डेटा, खासकर मोबाइल डेटा, कम खर्च होना चाहिए। बैंडविड्थ एफिशिएंसी। सिस्टम ऐसा हो कि कल को करोड़ों नए यूजर भी आ जाए तो धीमा ना पड़े, स्केलेबल हो। और हाई अवेलेबिलिटी, मतलब अगर कुछ सर्वर खराब भी हो जाए तब भी सिस्टम चलता रहे, रुके नहीं। और ये सब कितने लोगों के लिए? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो रोजाना करीब 1 करोड़ एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर्स, और हर एक को लगभग 10 GB मुफ्त स्पेस। अगर हम 5 करोड़ रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता भी मान लें तो ये हो गया 500 पेटाबाइट डेटा। हाँ, 50 मिलियन गुणा 10 GB। बाप रे, ये तो जबरदस्त स्केल है। मतलब दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। तो इतने बड़े सिस्टम को बनाने की शुरुआत कहाँ से करें? एकदम बेसिक सोचें तो क्या इसे एक अकेले कंप्यूटर सर्वर पर बनाया जा सकता है? मतलब एक वेब सर्वर, एक डेटाबेस और एक हार्ड ड्राइव। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, एक बेसिक आइडिया के लिए, शुरुआती विचार के लिए ये ठीक है। एक वेब सर्वर होगा जो फाइल अपलोड डाउनलोड रिक्वेस्ट संभालेगा। एक MySQL डेटाबेस उपयोगकर्ताओं और फाइलों की जानकारी मेटा डेटा रखेगा, जैसे फाइल का नाम क्या है, साइज क्या है, मालिक कौन है, ये सब। और सर्वर की हार्ड ड्राइव पर एक डायरेक्टरी, मान लीजिए ड्राइव, फाइलों को रखेगी। हर यूजर का अपना एक अलग फोल्डर होगा, एक तरह का नेम स्पेस, जैसे ड्राइव यूजर 1, ड्राइव यूजर 2, उनका अपना स्पेस। लेकिन ये तो साफ है, एक अकेला सर्वर 1 करोड़ लोगों और 500 पेटाबाइट डेटा का बोझ तो नहीं उठा सकता। मान लीजिए सर्वर की हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की है, वो तो कुछ ही दिनों या हफ्तों में भर जाएगी और फिर सिस्टम टप। बिल्कुल, यहीं पर सिस्टम को स्केल करने की जरूरत पड़ती है, मतलब उसकी क्षमता बढ़ाने की। पहला ख्याल आता है कि क्यों न डेटा को कई स्टोरेज सर्वर पर बांट दें, शार्डिंग कर दें, जैसे किताबों को अलग अलग अलमारियों में रखना। शायद यूजर आईडी के हिसाब से यूजर 1 से 1000 का डेटा सर्वर ए पर, 1001 से 2000 का सर्वर बी पर, ऐसा कुछ। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है ना, अगर सर्वर ए खराब हो गया तो उन 1000 उपयोगकर्ताओं का सारा डेटा गया। ये तो भयानक होगा। डेटा खोना तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। सही पकड़ा। यहीं पर Amazon S3 जैसी सेवाओं की भूमिका आती है। S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस सिर्फ एक हार्ड ड्राइव नहीं है, ये एक बेहद स्केलेबल और भरोसेमंद ऑब्जेक्ट स्टोरेज सेवा है। आप इसमें जितना चाहें डेटा रख सकते हैं और ये अपने आप पर्दे के पीछे उसे कई जगहों पर कॉपी करके रखता है, रेप्लिकेट करता है। जैसे ज़रूरी दस्तावेजों की हम कई फोटोकॉपी अलग अलग सुरक्षित जगहों पर रखते हैं ना, वैसा ही कुछ। अच्छा। हाँ, तो इससे अगर एक जगह कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो डेटा दूसरी जगह से मिल जाता है।
फाइलें इसमें बकेट्स में स्टोर होती हैं। ओके, तो स्टोरेज की समस्या का एक भरोसेमंद हल मिला S3 से। ये तो बढ़िया है। लेकिन सिर्फ स्टोरेज बदलने से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि रिक्वेस्ट अभी भी शायद एक ही वेब सर्वर संभाल रहा होगा। बिल्कुल सही। पूरे सिस्टम को स्केलेबल और भरोसेमंद बनाने के लिए कई और चीजें करनी होंगी। पहला, लोड बैलेंसर। ये बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो आने वाली सारी रिक्वेस्ट को कई वेब सर्वर पर बराबर बांट देता है। अगर एक वेब सर्वर डाउन हो जाए तो लोड बैलेंसर अपने आप ट्रैफिक दूसरे सर्वर पर भेजना शुरू कर देता है। सिस्टम चलता रहता है। दूसरा, कई वेब सर्वर। अब लोड बैलेंसर के पीछे हम ट्रैफिक के हिसाब से वेब सर्वर जोड़ या हटा सकते हैं। लोड बढ़ा तो और सर्वर जोड़ दिए, कम हुआ तो हटा दिए। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं इसे। तीसरा, मेटाडेटा डेटाबेस को अलग करना। इसे वेब सर्वर से अलग अपने सर्वर पे रखना जरूरी है, ताकि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर न बने। और इसे भी भरोसेमंद बनाने के लिए इसका डेटा भी रेप्लिकेट करना होगा। एक मास्टर कॉपी, कई रीड कॉपी यानी स्लेव्स, और अगर डेटा बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे भी शार्ट करना होगा। राइट। चौथा, S3 का इस्तेमाल। जैसे हमने बात की, फाइलों के लिए S3 इस्तेमाल करना और उसमें भी क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन सेट करना, ताकि एक पूरा डेटा सेंटर भी बंद हो जाए तो डेटा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब सिस्टम का ढांचा थोड़ा मजबूत लग रहा है। लोड बैलेंसर, कई वेब सर्वर, अलग डेटाबेस, S3। पर असल में कोई उपयोगकर्ता इससे इंटरैक्ट कैसे करता है? मतलब फाइल अपलोड करनी हो, डाउनलोड करनी हो या पुराने वर्जन देखने हो, तो वो सिस्टम से कैसे बात करेगा? यहीं पर APIs की भूमिका आती है ना? हाँ, APIs ही वो तरीका है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इनके जरिए ही उपयोगकर्ता का डिवाइस, मतलब ऐप या वेबसाइट, हमारे सर्वर से बात करता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 तरह के API बताए गए हैं सोर्स में। एक तो अपलोड API, छोटी फाइलों के लिए सिंपल अपलोड हो सकता है, पूरी फाइल एक बार में भेज दी। लेकिन बड़ी फाइलों के लिए, या अगर इंटरनेट कनेक्शन धीमा या बीच-बीच में टूटता है, तो रिज्यूमेबल अपलोड बहुत जरूरी है। अच्छा, ये रिज्यूमेबल कैसे काम करता है? रिज्यूमेबल अपलोड में क्या होता है? क्लाइंट पहले सर्वर से पूछता है कि मुझे ये बड़ी फाइल अपलोड करनी है, कहाँ भेजूं? सर्वर एक खास URL देता है। क्लाइंट उस URL पर डेटा भेजना शुरू करता है, चंक्स में, और बीच-बीच में सर्वर से पूछता रहता है कि कितना पहुंच गया। अगर बीच में कनेक्शन टूट जाए, मान लो नेट चला गया, तो क्लाइंट दोबारा कनेक्ट करके उसी URL पर बचा हुआ डेटा भेजना शुरू कर सकता है। उसे पूरी फाइल शुरू से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत जरूरी है, खासकर मोबाइल पर बहुत डेटा बचता है इससे। हाँ, ये तो बहुत काम का फीचर है। फिर है डाउनलोड API। ये तुलनात्मक रूप से सरल है। क्लाइंट फाइल का पाथ बताता है, जैसे मेरा फोल्डर जरूरी documents.pdf, और सर्वर उसे वो फाइल भेज देता है। और तीसरा, लिस्ट रिविजन्स API। क्लाइंट फाइल का पाथ बताता है और सर्वर उस फाइल के पिछले सभी संस्करणों की लिस्ट भेज देता है। इससे उपयोगकर्ता पुराने वर्जन को देख या रिस्टोर कर सकता है। और जाहिर है, सुरक्षा, सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। इसलिए हर API कॉल के लिए उपयोगकर्ता को लॉगिन होना जरूरी है, ऑथेंटिकेशन, और सारा डेटा ट्रांसफर एन्क्रिप्टेड होता है, HTTPS, ताकि कोई बीच में उसे पढ़ ना सके। यहाँ एक दिलचस्प स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए मैं और आप एक ही शेयर की हुई फाइल पर एक ही समय में काम कर रहे हैं। मैंने कुछ बदलाव किए और सेव किया, और लगभग उसी पल, उसी सेकंड में आपने भी कुछ बदलाव करके सेव कर दिया। अब क्या होगा? किसका बदलाव मान्य होगा? इसे सिंक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, है ना? हाँ, ये एक आम समस्या है कोलैबोरेशन वाले माहौल में, सिंक कॉन्फ्लिक्ट। इसे हल करने की रणनीति आमतौर पर यह होती है, जिसका बदलाव सर्वर पर पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। फर्स्ट राइट विन्स। मान लीजिए आपका बदलाव सर्वर पर पहले प्रोसेस हो गया, तो आपका वर्जन सेव हो जाएगा। जब मेरा बदलाव शायद कुछ मिलीसेकंड बाद पहुंचेगा, सर्वर देखेगा कि अरे, ये फाइल तो मेरे बदलाव करने से पहले ही बदल चुकी है, इसका वर्जन बदल गया है। तब सर्वर मेरे बदलाव को कॉन्फ्लिक्ट मानेगा। तो क्या मेरा काम बेकार गया? डिलीट हो जाएगा? नहीं, सिस्टम उपयोगकर्ता को ऐसे दुविधा में नहीं डालता। डिलीट नहीं होता। वो मुझे बताएगा कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वो मुझे दोनों वर्जन दिखाएगा, एक मेरी लोकल कॉपी जिसमें मेरे बदलाव हैं, और दूसरा सर्वर पर मौजूद ताज़ा वर्जन जो आपने बदला था। अब मेरे पास विकल्प होंगे, या तो मैं दोनों वर्जन को देखकर मैनुअली मिला दूं, मर्ज कर लूं, या मैं अपने वर्जन से सर्वर के वर्जन को ओवरराइट कर दूं, या फिर सर्वर के वर्जन को ही स्वीकार कर लूं। ये उपयोगकर्ता को कंट्रोल देता है। अच्छा, ये ठीक है, यूजर डिसाइड कर सकता है। समझ गया। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं।
सोर्स मटेरियल में एक हाई लेवल डिजाइन का जिक्र है। उसमें कुछ और कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्लॉक सर्वर, नोटिफिकेशन सर्विस वगैरह। ये ब्लॉक सर्वर क्या भला है? नाम थोड़ा अजीब सा है। ब्लॉक सर्वर, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर फाइल अपलोड और डाउनलोड को कुशल बनाने में, एफिशिएंट बनाने में। ओके। जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो सीधे S3 पर नहीं जाती। हाँ। वो पहले ब्लॉक सर्वर के पास जाती है। ये सर्वर उस फाइल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, चंक्स में, जिन्हें ब्लॉक कहते हैं। उदाहरण के लिए सोर्स में लिखा है ड्रॉपबॉक्स शायद 4 MB तक के ब्लॉक इस्तेमाल करता है। हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश निकाला जाता है, जैसे डिजिटल फिंगरप्रिंट। लेकिन फाइल को तोड़ने का क्या फायदा? सीधे क्यों नहीं बेचते? इसके कई फायदे हैं, बहुत स्मार्ट फायदे हैं। और ब्लॉक सर्वर इन ब्लॉक्स के साथ कुछ बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, डेल्टा सिंक। मान लीजिए आपने 100 MB की प्रेजेंटेशन फाइल में सिर्फ एक स्लाइड बदली, टेक्स्ट बदला थोड़ा सा। क्या पूरी 100 MB फाइल दोबारा अपलोड करना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। ब्लॉक सर्वर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक बदले हैं। उनके हैश बदल गए होंगे ना, वो सिर्फ उन्हीं बदले हुए ब्लॉक्स को सर्वर पर भेजते हैं। बाकी ब्लॉक तो सर्वर पर पहले से है ही, जिनका हैश मैच हो रहा है। इसे कहते हैं डेल्टा सिंक। सोचिए इससे कितनी बैंडविड्थ बचती है, खासकर मोबाइल डेटा पर। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, यही वजह है कि सिंकिंग अक्सर इतनी तेज लगती है, भले ही फाइल बड़ी हो। दूसरा फायदा, कंप्रेशन। अपलोड करने से पहले ब्लॉक सर्वर इन ब्लॉक्स को कंप्रेस भी करते हैं, उनका साइज छोटा करते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइलों के लिए gzip या दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके। इससे स्टोरेज भी बचता है और अपलोड डाउनलोड भी तेज होता है। और तीसरा, एन्क्रिप्शन। सुरक्षा के लिए हर ब्लॉक को क्लाउड स्टोरेज S3 पर भेजने से पहले एन्क्रिप्ट किया जाता है। हर ब्लॉक के लिए अलग चाबी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर कोई सीधे S3 से डेटा चुरा भी ले तो बिना चाबी के वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। सिक्योरिटी बढ़ जाती है। वाह, ये ब्लॉक सर्वर तो काफी काम के हैं। डेल्टा सिंक वाला आइडिया तो वाकई कमाल का है, बैंडविड्थ बचाने के लिए। अच्छा, एक और जरूरी चीज है डेटा की स्थिरता, कंसिस्टेंसी। ये पक्का करना कि अगर मैंने फाइल अपडेट की है तो आपको तुरंत वही अपडेटेड फाइल दिखे, पुराना वर्जन नहीं। ये कैसे सुनिश्चित होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जहां डेटा कई जगहों पर हो सकता है, डेटाबेस में, कैश में, अलग-अलग सर्वर पर। हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। मतलब जैसे ही कोई बदलाव लिखा जाए, राइट हो, उसके तुरंत बाद कोई भी अगर उस डेटा को पढ़े, रीड करे, तो उसे वही नया वाला डेटा मिलना चाहिए, पुराना नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? मैंने सुना है कैशिंग जैसी चीजों से इसमें दिक्कत आ सकती है। परफॉर्मेंस के लिए कैश तो जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। सिस्टम को तेज बनाने के लिए अक्सर कैश का इस्तेमाल होता है। मतलब बार बार एक्सेस होने वाले डेटा को मेमोरी में रखना, ताकि हर बार डेटाबेस तक ना जाना पड़े। लेकिन कैश डिफ़ॉल्ट रूप से इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि अपडेट होने के बाद कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड लग सकते हैं जब तक कि वो अपडेट सारे कैश कॉपीज में पहुंच जाएं। इस छोटी सी देर में हो सकता है कि किसी को पुराना डेटा दिख जाए जो हमें नहीं चाहिए। तो फिर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी कैसे मिलती है? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी पाने के लिए रणनीति ये होती है कि जैसे ही मास्टर डेटाबेस में कोई डेटा लिखा जाता है, उससे जुड़े सारे कैश एंट्रीज को तुरंत इनवैलिडेट कर दिया जाए, मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाए। अगली बार जब कोई उस डेटा को मांगेगा तो वो कैश में मिलेगा नहीं, क्योंकि इनवैलिडेट हो चुका है, और उसे सीधे डेटाबेस से ताज़ा डेटा लाना पड़ेगा। रिलेशनल डेटाबेस जैसे MySQL इसमें मदद करते हैं, क्योंकि वो एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। ये प्रॉपर्टीज डेटा की इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करती हैं। इसीलिए मेटा डेटा के लिए अक्सर रिलेशनल डेटाबेस चुने जाते हैं, क्योंकि मेटा डेटा का हमेशा सही और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। फाइल की जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। मेटाडेटा डेटाबेस की बात आई है तो इसमें किस तरह की जानकारी रखी जाती होगी? क्या आप इसका अंदाजा दे सकती हैं? मतलब मोटी-मोटी टेबल्स कौन सी होंगी? जरूर। इसमें कई तरह की टेबल होंगी जो अलग-अलग जानकारी रखेंगी। एक तो उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए टेबल, यूजर टेबल, जैसे नाम, ईमेल, सेटिंग्स वगैरह। फिर डिवाइस की जानकारी, डिवाइस टेबल, उपयोगकर्ता के कौन-कौन से डिवाइस रजिस्टर्ड हैं, मोबाइल डिवाइस का पुश नोटिफिकेशन टोकन क्या है, ये सब। फिर होगी फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर की टेबल,
नेम स्पेस या फोल्डर टेबल, कौन से फोल्डर हैं, किस फोल्डर में कौन सी फाइल है या सब फोल्डर है। सबसे जरूरी, फाइल की जानकारी वाली टेबल, फाइल का नाम, साइज, मालिक, आखिरी बार कब बदली, टाइप क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये किन ब्लॉक से मिलकर बनी है, मतलब ब्लॉक हैश की लिस्ट और उनका सही क्रम। अच्छा, ब्लॉक्स की लिस्ट भी यहीं होती है। हाँ, और फिर एक फाइल वर्जन के इतिहास की टेबल, फाइल वर्जन टेबल, हर फाइल के पुराने संस्करणों की जानकारी, वो कब बने, किसने बनाए और वो किन ब्लॉक्स से बने थे। ये टेबल अक्सर रीड ओनली होती है, बस पुराना इतिहास देखने के लिए। और आखिर में ब्लॉक्स की जानकारी वाली टेबल, ब्लॉक टेबल, हर यूनिक ब्लॉक का हैश, उसका साइज, कंप्रेस्ड साइज और वो S3 में असल में कहाँ स्टोर है उसका पता। ठीक है, अब मुझे कंपोनेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर का बेहतर अंदाजा है। चलिए अब उस प्रोसेस पर आते हैं। अपलोड और डाउनलोड के पूरे फ्लो को समझते हैं। मान लीजिए मैं क्लाइंट 1 एक नई फाइल अपलोड करता हूं और आपने मेरे साथ वो फोल्डर शेयर किया हुआ है, तो आपके डिवाइस क्लाइंट 2 पर भी वो फाइल सिंक होनी है। ये कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप? बढ़िया सवाल है। इसे 2 हिस्सों में देखते हैं, पहले अपलोड, फिर आपके डिवाइस पर डाउनलोड। अपलोड फ्लो, जब क्लाइंट 1 फाइल भेजता है, क्लाइंट 1 असल में 2 काम एक साथ शुरू करता है, पैरेलल में। पहला, वो API सर्वर को मेटा डेटा भेजता है कि मैं ये नई फाइल इस नाम से इस फोल्डर में जोड़ रहा हूँ। API सर्वर ये जानकारी मेटा डेटा DB में डालता है और फाइल का स्टेटस पेंडिंग, मतलब अपलोड हो रही है। 2, साथ ही API सर्वर नोटिफिकेशन सर्विस को बताता है कि क्लाइंट 1 ने फाइल अपलोड शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन सर्विस फिर आपके डिवाइस क्लाइंट 2 को सिग्नल भेजती है कि कुछ हलचल हुई है, तैयार रहो। ओके। 3, समानांतर में क्लाइंट 1 फाइल का कंटेंट मतलब डेटा ब्लॉक सर्वर पर भेजना शुरू करता है। ब्लॉक सर्वर फाइल को तोड़ते हैं, कंप्रेस करते हैं, एन्क्रिप्ट करते हैं और फिर उन ब्लॉक्स को S3 पर अपलोड करते हैं। 4, जब सारे ब्लॉक S3 पर सफलतापूर्वक अपलोड हो जाते हैं तो S3 कंफर्मेशन भेजता है। ये कंफर्मेशन शायद ब्लॉक सर्वर के जरिए API सर्वर तक पहुंचता है। API सर्वर तब मेटा डेटा DB में फाइल का स्टेटस अपलोडेड करता है। 5, API सर्वर फिर से नोटिफिकेशन सर्विस को बताता है कि भाई अपलोड पूरा हो गया है। नोटिफिकेशन सर्विस अब क्लाइंट 2 को फाइनल सिग्नल भेजती है कि फाइल तैयार है, अब डाउनलोड कर सकते हो। वाह, ये तो काफी सारे स्टेप्स हैं जो पर्दे के पीछे हो रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन में काफी कुछ है। अब क्लाइंट 2 को सिग्नल मिल गया, वो फाइल डाउनलोड कैसे करेगा? डाउनलोड फ्लो, जब क्लाइंट 2 फाइल सिंक करता है। 1, जैसे ही क्लाइंट 2 को नोटिफिकेशन मिलता है या अगर वो ऑफलाइन था तो ऑनलाइन आने पर चेक करता है, वो सबसे पहले API सर्वर से पूछता है कि इस फाइल का लेटेस्ट मेटाडेटा क्या है, मतलब मुझे कौन-कौन से ब्लॉक चाहिए और किस क्रम में चाहिए। 2, API सर्वर मेटाडेटा DB से ये जानकारी लाता है और क्लाइंट 2 को भेजता है। 3, अब क्लाइंट 2 के पास ब्लॉक्स की लिस्ट है। वो देखता है कि इनमें से कौन से ब्लॉक्स उसके पास पहले से नहीं है। हो सकता है डेल्टा सिंक की वजह से सिर्फ कुछ ब्लॉक ही नए हों, पूरी फाइल ना हो। हाँ, ये हो सकता है। 4, क्लाइंट 2 फिर ब्लॉक सर्वर से उन जरूरी मतलब नए ब्लॉक्स को डाउनलोड करने का अनुरोध करता है। 5, ब्लॉक सर्वर S3 से वो ब्लॉक लाते हैं, शायद डिक्रिप्ट और डीकम्प्रेस करके, और क्लाइंट 2 को भेजते हैं। 6, जैसे ही क्लाइंट 2 के पास सारी जरूरी ब्लॉक्स आ जाते हैं, वो उन्हें सही क्रम में जोड़कर पूरी फाइल अपने डिवाइस पर बना लेता है। सिंक पूरा। बेहतरीन। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता है। इसमें ये नोटिफिकेशन सर्विस बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। ये क्लाइंट्स को तुरंत अपडेट कैसे रखती है? क्या ये लगातार हर डिवाइस को पिंग करती रहती है कि कुछ नया है, कुछ नया है? ये तो बहुत लोड डालेगा ना? नहीं, लगातार पिंग करना बहुत इनएफिशिएंट होगा, बहुत ज्यादा नेटवर्क ट्रैफिक और सर्वर लोड पैदा करेगा। यहाँ एक चालाक तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे लॉन्ग पोलिंग कहते हैं। सोर्स में लिखा है ड्रॉपबॉक्स भी इसका इस्तेमाल करता है। लॉन्ग पोलिंग, ये क्या होता है? इसमें होता ये है कि क्लाइंट डिवाइस नोटिफिकेशन सर्वर के साथ एक कनेक्शन खोलता है और कहता है मेरे लिए जब कुछ नया हो तो बताना। सर्वर तुरंत जवाब नहीं देता, वो उस कनेक्शन को खुला रखता है, होल्ड करके रखता है, इंतजार करता है, जैसे फोन लाइन खोली छोड़ दियो। जैसे ही उस क्लाइंट के लिए कोई अपडेट आता है,
जैसे कोई फाइल बदली या शेयर हुई, सर्वर उस खुले कनेक्शन पर तुरंत जवाब भेजता है और कनेक्शन बंद कर देता है। अच्छा। क्लाइंट को जैसे ही जवाब मिलता है या कनेक्शन बंद होने का पता चलता है, वो समझ जाता है कि कुछ अपडेट है। हाँ। वो फिर मेटाडेटा सर्वर से पूछता है कि क्या अपडेट है और उससे डाउनलोड कर लेता है। हाँ। और अपडेट लेने के फौरन बाद क्लाइंट तुरंत नोटिफिकेशन सर्वर के साथ एक नया लॉन्ग पोलिंग कनेक्शन फिर से खोल लेता है अगले अपडेट का इंतजार करने के लिए। ये साइकिल चलता रहता है। वेब सॉकेट एक और तकनीक है जहां कनेक्शन हमेशा खुला रहता है और दोनों तरफ से डेटा आ जा सकता है, लेकिन यहां ज्यादातर जानकारी सर्वर से क्लाइंट की तरफ ही जानी है, नोटिफिकेशन। इसलिए लॉन्ग पोलिंग ज्यादा सरल और प्रभावी मानी जाती है। ये लॉन्ग पोलिंग वाला आइडिया भी बड़ा स्मार्ट है, रिसोर्स बचाने का अच्छा तरीका है। अच्छा, एक और सवाल। इतनी सारी फाइलें, उनके इतने सारे वर्जन्स, स्टोरेज तो बहुत लगता होगा। वो 500 पेटाबाइट्स तो सिर्फ शुरुआती अनुमान था, असल में तो वर्जनिंग के साथ और भी ज्यादा होगा। क्या स्टोरेज बचाने के भी कुछ तरीके हैं, क्योंकि ये तो बहुत महंगा पड़ता होगा? हाँ, स्टोरेज कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डेफिनेटली इसे कम करने के लिए डिजाइन में कुछ बहुत जरूरी रणनीतियां शामिल हैं। एक, डेटा डीड्यूप्लिकेशन। ये कमाल की चीज है। सोचिए, एक ही कंपनी में 100 लोग अपनी प्रेजेंटेशन में कंपनी का लोगो इस्तेमाल करते हैं। क्या उस लोगो वाली इमेज फाइल को 100 बार स्टोर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डीड्यूप्लिकेशन में सिस्टम हर डेटा ब्लॉक के हैश को देखता है। अगर कोई ब्लॉक, जैसे लोगो इमेज का ब्लॉक, जिसका हैश पहले से सिस्टम में मौजूद है, तो उसे दोबारा स्टोर करने की बजाय सिस्टम सिर्फ एक पॉइंटर बना देता है कि ये उपयोगकर्ता भी उसी सेम ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मतलब एक ही कॉपी रखते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक यूजर के अकाउंट में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में सभी यूजर्स के डेटा में डुप्लीकेट ब्लॉक्स को हटाता है। इससे भारी स्टोरेज बचता है। 2. स्मार्ट वर्जनिंग बैकअप रणनीति। क्या हर छोटे मोटे बदलाव का वर्जन हमेशा के लिए रखना जरूरी है? शायद नहीं। सिस्टम में पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, जैसे सिर्फ पिछले 30 दिनों के वर्जन रखो या सिर्फ पिछले 50 वर्जन रखो, बाकी पुराने अपने आप हटा दो। या फिर एक और स्मार्ट तरीका हो सकता है, हाल के वर्जन ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर रखो, जैसे हर घंटे का बैकअप। थोड़े पुराने वर्जन कम रखो, हर दिन का एक, और बहुत पुराने वर्जन और कम रखो, हर हफ्ते या महीने का एक। इसे इंटेलिजेंट टियरिंग कह सकते हैं। इतिहास भी रहता है और स्टोरेज भी बचता है। ये अच्छा बैलेंस है। 3. कोल्ड स्टोरेज। जो फाइलें या वर्जन्स बहुत लंबे समय से एक्सेस नहीं हुए हैं, मतलब इनएक्टिव डेटा, उन्हें हॉट स्टोरेज जैसे S3 स्टैंडर्ड, जो तुरंत एक्सेस देता है, से हटाकर कोल्ड स्टोरेज जैसे Amazon S3 ग्लेशियर में ले जाया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज बहुत सस्ता होता है, लेकिन उससे डेटा वापस निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, शायद मिनटों से घंटे। ये उस डेटा के लिए ठीक है जिसकी तुरंत जरूरत पड़ने की संभावना कम हो। तो मतलब स्टोरेज को भी बहुत सोच समझकर मैनेज किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब आखिरी सवाल विश्वसनीयता को लेकर, फेलियर। मान लीजिए सिस्टम का कोई हिस्सा फेल हो जाता है, लोड बैलेंसर खराब हो गया या मेटाडेटा का मास्टर डेटाबेस ही क्रैश कर गया, तब क्या होगा? क्या बैकअप प्लान है? इतने बड़े स्केल पर सिस्टम चलाते हुए ये मानकर चलना पड़ता है कि चीजें फेल होंगी ही, मर्फीज लॉ। इसलिए हर कंपोनेंट के लिए रिडंडेंसी यानी बैकअप प्लान होना जरूरी है। डिजाइन का हिस्सा ये। जैसे लोड बैलेंसर फेल, आमतौर पर एक एक्टिव और एक पैसिव यानी स्टैंड बाय लोड बैलेंसर होता है। अगर एक्टिव वाला फेल होता है, जिसे हार्ट बीट सिग्नल न मिलने से पता चलता है, तो पैसिव वाला तुरंत उसकी जगह ले लेता है, यूजर को पता भी नहीं चलता। ब्लॉक सर्वर, API सर्वर फेल, ये सर्वर स्टेटलेस होते हैं, मतलब वो अपने पास कोई जरूरी स्टेट नहीं रखते। अगर एक फेल होता है तो लोड बैलेंसर बस ट्रैफिक दूसरे एक्टिव सर्वर पर भेजना शुरू कर देता है। क्लाइंट को शायद रिक्वेस्ट दोबारा भेजनी पड़े, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। ओके। क्लाउड स्टोरेज S3 फेल। जैसा हमने कहा, डेटा कई जगहों, रीजन्स पर कॉपी होता है, रेप्लिकेट होता है। अगर एक रीजन में समस्या आती है तो दूसरे रीजन से डेटा मिल सकता है, अवेलेबिलिटी बनी रहती है। मेटाडेटा कैश फेल, कैश भी कई सर्वर, नोड्स पर फैला होता है, रेप्लिकेटेड होता है। एक नोड फेल होने पर दूसरों से डेटा मिलता रहता है और फेल नोड को हटाकर नया लगा दिया जाता है। मेटाडेटा DB फेल, ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है। अगर मास्टर DB फेल होता है तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया से एक स्लेव DB को तुरंत मास्टर बना दिया जाता है। इसे फेल ओवर कहते हैं। इसमें कुछ सेकंड्स का डाउन टाइम हो सकता है,
लेकिन डेटा लॉस नहीं होता। अगर कोई स्लेव फेल होता है तो रीड ट्रैफिक दूसरे स्लेव पर चला जाता है और फेल स्लेव को रिपेयर या बदल दिया जाता है। नोटिफिकेशन सर्विस फेल। अगर कोई नोटिफिकेशन सर्वर डाउन होता है तो उससे जुड़े क्लाइंट्स के लॉन्ग पोलिंग कनेक्शंस टूट जाते हैं। उन्हें फिर किसी दूसरे उपलब्ध सर्वर से दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, खासकर अगर एक सर्वर बहुत सारे कनेक्शन संभाल रहा था। थोड़ा डिले हो सकता है नोटिफिकेशन में। तो ये था गूगल ड्राइव जैसे बड़े पैमाने के सिस्टम के डिजाइन का एक, कह सकते हैं, काफी डिटेल्ड नजारा। हमने देखा कि विश्वसनीयता, स्पीड, बैंडविड्थ बचत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे ब्लॉक स्टोरेज, डेल्टा सिंक, S3, लॉन्ग पोलिंग, डीडुप्लीकेशन जैसी कई तकनीकों को मिलाकर एक जटिल लेकिन असरदार सिस्टम बनाया जाता है। हाँ, ये डिजाइन दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी जो जरूरी है, नेटवर्क का कुशल उपयोग, डेल्टा सिंक कंप्रेशन से और तेज सिंकिंग को एक साथ हासिल किया जा सकता है। मेटाडेटा का सही प्रबंधन और फाइलों का विश्वसनीय सिंक, ये दो सबसे अहम पहलू हैं। और नोटिफिकेशन सर्विस इन सबको जुड़े रखने में गोंद का काम करती है, रियल टाइम अपडेट्स के लिए। जाहिर है हर डिजाइन में कुछ न कुछ ट्रेड ऑफ होते हैं, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सोर्स मटेरियल में एक वैकल्पिक तरीके का भी जिक्र है कि क्लाइंट सीधे S3 पर अपलोड करें, ब्लॉक सर्वर के बिना। क्या इसके फायदे नुकसान हो सकते थे? बिल्कुल, सोचा जा सकता है इस पर। फायदा शायद ये होता कि अपलोड थोड़ा तेज हो सकता था, क्योंकि डेटा एक हॉप कम लेता, सीधे S3 जाता, ब्लॉक सर्वर बीच में नहीं आता। लेकिन नुकसान मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़े लगते हैं। पहला, फाइल को तोड़ने, चंकिंग, कंप्रेस करने, एनक्रिप्ट करने का सारा लॉजिक, ये सब आपको हर क्लाइंट में लिखना पड़ता। iOS ऐप में अलग, एंड्रॉयड ऐप में अलग, वेब ऐप में अलग, ये बहुत जटिल हो जाता। और हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसा काम करे, बग फ्री हो, ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता। मेंटेन करना भी मुश्किल। ब्लॉक सर्वर रखने से ये सारा भारी और कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक जगह सेंट्रलाइज्ड रहता है। हाँ, ये तो है। दूसरा बड़ा नुकसान सुरक्षा का हो सकता था। क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन, मतलब क्लाइंट के डिवाइस पर एन्क्रिप्ट करना, सर्वर साइड एन्क्रिप्शन जितना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि क्लाइंट का डिवाइस मैलवेयर से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सर्वर पर एन्क्रिप्शन ज्यादा कंट्रोल में रहता है। तो हाँ, ब्लॉक सर्वर वाला आर्किटेक्चर ज्यादा रखरखाव योग्य, मेंटेनेबल और शायद ज्यादा सुरक्षित लगता है। और एक और सुधार का जिक्र है सोर्स में, प्रेजेंस सर्विस। ये क्या है? हाँ, अभी जैसे हमने बात की, नोटिफिकेशन सर्वर शायद ये भी ट्रैक कर रहा है कि कौन सा क्लाइंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन, लॉन्ग पोलिंग कनेक्शन से। इस प्रेजेंस लॉजिक को, मतलब कौन ऑनलाइन ऑफलाइन है, इसे नोटिफिकेशन सर्वर से निकालकर एक अलग डेडिकेटेड प्रेजेंस सर्विस में डाला जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि कौन ऑनलाइन है वाली जानकारी फिर दूसरी सेवाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगी। जैसे अगर इसी सिस्टम में आगे चलकर चैट या रियल टाइम कोलैबोरेशन वाले फीचर्स जोड़ने हो, ये डिजाइन को और मॉड्यूलर और स्केलेबल बनाता है। अच्छा, मतलब काम को और बांट देना। वाकई आज की चर्चा के बाद अगली बार जब हम में से कोई अपनी फाइल क्लाउड पर सेव करेगा तो शायद एक पल के लिए सोचेगा कि इस आसान से दिखने वाले काम के पीछे कितनी गहरी और दिलचस्प इंजीनियरिंग छिपी हुई है, कितनी सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जैसे जैसे हमारा जीवन और हमारा डेटा इन क्लाउड सेवाओं पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, भविष्य में डेटा की गोपनीयता, प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा, सिक्योरिटी और सबसे अहम डेटा का स्वामित्व, डेटा ओनरशिप, यानी ये तय करना कि हमारे डेटा का असली मालिक कौन है और इसका नियंत्रण किसके पास होना चाहिए, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा। ये वो सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉलिसी और एथिक्स भी। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक और दिलचस्प सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।